वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेडी चौचरी द्वारा लिखा गया एक वन एक्ट प्ले द राइजिंग ऑफ द मून, जिसका कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि वो आयरलैंड के फ्रीडम स्ट्रगल को डिपिक्ट करता हुआ एक प्ले है। और ये आयरलैंड की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के रिवाइवल को या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को दिखाता हुआ एक प्ले है, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो मेन कैरेक्टर है, रैग्ड मैन है, रनअवे पैट्रियट है, किस तरीके से वो उन लोगों के, उन आयरलैंड के सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो लोग आयरलैंड को ब्रिटिश रजीम के चुंगल से छुड़ाना चाहते थे, और किस प्रकार से वो अपने रिपीटेड एफर्ट से ये चीज़ ना केवल सार्जेंट को बल्कि उसके साथ साथ हर उस शख्स को जो प्ले देख रहा है और हर आयरलैंड के वासी को समझाने में कामयाब हो जाता है कि जिस फ्रीडम के लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फ्रीडम केवल उस रनअवे पैट्रियट के लिए नहीं है या फिर उस सार्जेंट की नहीं है, बल्कि वो सभी के लिए लड़ रहे हैं। और इस प्रकार से जैसे सार्जेंट उसको एंड में हेल्प करता है, वो इस बात का प्रतीक है कि आने वाला जो कल है उनका, वो एक बेहतर कल लेके आएगा, आज़ादी भरा कल लेके आएगा। और जो राइजिंग ऑफ द मून यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है, अंधेरे के ऊपर जो चांद का निकलना, वो डिपिक्ट करता है कि आज़ादी की आशा का गुलामी के अंधेरे से निकलना। तो इस प्रकार से राइजिंग ऑफ द मून बेसिकली डिपिक्ट करता है उन लोगों के एक बेहतर और आज़ाद आयरलैंड के कल्पना की या सोच की। तो इससे पहले हम लोग कहानी को आगे जाने, हम लोग थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। इजाबेला अगस्टा लेडी जॉर्जरी, हु वाज एन आयरिश ड्रामाटिस्ट एंड फोकलोरिस्ट, वाज द कन्फाउंडर ऑफ द आयरिश लिटरेरी थिएटर एंड एबे थिएटर। तो वो एक आयरिश ड्रामाटिस्ट और फोकलोरिस्ट थे, और जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि ये प्ले भी बेसिकली आयरलैंड के हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिपिक्ट करता है। तो ये क्वाइट क्लियर हो जाता है कि उन्होंने अपने फोकलोर को, अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को अपनी राइटिंग्स में डिपिक्ट करने की पूरी कोशिश की है। शी वॉज बॉर्न on into a class that identify closely with the British rule, but her sympathies were with the Irish struggle for freedom. Basically उनका जो जन्म है वो एक रॉयल फैमिली में हुआ था, जिनका कि ब्रिटिश रूलर्स के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। बट उसके बावजूद भी लेडी जॉर्जरी की जो हमदर्दी थी वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ थी जो लोग आयरलैंड के स्ट्रगल के आज़ादी के स्ट्रगल में हिस्सा ले रहे थे, और ज़्यादातर उनकी कोशिश यही होती थी कि वो उन लोगों को डिपिक्ट कर सके। शी वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द आयरिश मिथोलॉजी एंड फोकलोर एंड हैज़ रिटन न्यूमरस प्लेज एंड स्टोरी। वो आयरिश इतिहास और फोकलोर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उसके ऊपर आधारित उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं जो कि आयरिश फोकलोर और मिथोलॉजी को डिपिक्ट करते हैं। लेडी जॉर्जरी इज़ मेनली रिमेंबर्ड फॉर हर वर्क बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। उनको आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के लिए भी जाना जाता है। इन 1880 शी मैरिड सर विलियम हेनरी जॉर्जरी, ए नेबरिंग लैंड ओनर हु had previously served as a member of parliament as a governor of Ceylon. Her literary career began आफ्टर हिज डेथ इन 1892। उनकी जो लिटरेरी कैरियर है बेसिकली अपने हस्बैंड की डेथ के बाद 1892 में स्टार्ट हुआ। इन 1896 शी मेट विलियम बटलर यीट्स एंड बिकम हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड एंड पैट्रॉन। और 1896 में विलियम बटलर यीट्स के साथ मिलने के बाद वो उनकी एक दोस्त भी बनी, और उनकी दोस्ती ताउम्र चलती रही। शी टुक पार्ट इन द फाउंडेशन ऑफ द आयरिश लिटरेरी थिएटर एंड बिकेम डायरेक्टर ऑफ द एबे थिएटर, विच ओड much of its success to her skill and smoothing the dispute among the highly individualistic Irish nationalist founder। और उन्होंने वो आयरिश लिटरेरी थिएटर की नींव भी रखी, और एज ए डायरेक्टर एबे थिएटर में उन्होंने काम भी किया, जिसका सक्सेस भी उनके आयरिश ड्रामाज या प्लेज या कहानियों में से मिलता रहा है। एज ए प्ले राइट शी रोट प्लेजेंट कॉमेडीज बेस्ड ऑन आयरिश फोक वेज एंड पिक्चर्स के
peasant speech, offsetting and more tragic tones of dramas of Yeats and J.M. Sinch. तो एज ए प्ले राइट उन्होंने बेसिकली कॉमेडीज लिखी हैं इरिश फोकलोर और इरिश मिथोलॉजी को बीस्ट। तो ये था हमारा एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन लेडी जॉर्जरी के बारे में, जिन्होंने कि ये प्ले द राइजिंग ऑफ द मून लिखा है। लेडी जॉर्जरी पोर्ट्रेज लाइफ, लेडी जॉर्जरी पोर्ट्रेज, अब वो कैसा लिखती थी? एज शी सीज इट शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन पीपल देन इन थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। वो जैसे चीज़ों को देखती थी उन्हीं प्रकार से उन चीज़ों को प्रेजेंट करने में विश्वास रखती थी। वो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, वो विचारों को या भावनाओं से ज़्यादा वो लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी। द राइजिंग ऑफ द मून इज़ अ पॉलिटिकल प्ले, एक राजनीतिक वन एक्ट प्ले है, नाटक है, रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ द एंग्लो आयरिश वॉर, जिसका कि बैकग्राउंड है एंग्लो ब्रिटिश आयरलैंड के बीच में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसी को बैकग्राउंड में ये कहानी चलती है। द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अ गुरिल्ला वॉर लॉन्च्ड बाय आयरिश रिपब्लिकन आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट्स फोर्सेस इन आयरलैंड। और आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो एक गुरिल्ला वॉर के जैसे था, जिससे कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसकी आर्मी के अगेंस्ट शुरू किया हुआ था आयरलैंड के अंदर। लेडी जॉर्जरी प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स दैट आर टॉर्न बिटवीन ड्यूटी एंड पेट्रियोटिज्म। अक्सर वो अपने नाटकों में, अपने ड्रामास के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स पेश करती थी जो कि जिनके अंदर की द्वंद्व चलता था, जो ड्यूटी और देशभक्ति के बीच में बटे होते थे। जैसे इसमें इस प्ले के अंदर भी हम लोग सार्जेंट का कैरेक्टर देखते हैं, जब हम लोग आगे देखेंगे तो हमें मिलेगा, जो कि देशभक्ति और अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी में बटा हुआ है। शी बिलीव्ड दैट mythology, folklore और other cultural devices are effective tools to bring people together। उसका ये मानना था मिथिहास, फोकलोर या और ऐसी जो कल्चरल चीज़ें हैं वो लोगों को एक साथ करने में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। लेडी जॉर्जरी रोट और ट्रांसलेटेड नियरली 40 प्लेज, उन्होंने लगभग 40 प्ले के 40 प्ले जो लिखे या ये कह सकते हो कि ट्रांसलेट किए। 7 शॉर्ट प्लेज इज़ द फर्स्ट ऑफ हर ड्रामेटिक वर्क्स। उनका जो सबसे पहला वर्क था वो था 7 शॉर्ट प्लेज वर्क्स एंड आर अमंग हर बेस्ट द लॉन्गर कॉमेडीज द इमेज एंड डैमर्स गॉड वर पब्लिश्ड इन 1910 एंड 1913 एंड हर स्ट्रेंज रियलिस्टिक फैंटेसीज द गोल्डन एप्पल एंड द ड्रैगन इन 1916 एंड 1920। ये उनकी कुछ फेमस पब्लिकेशंस थी, फेमस बुक्स थी जो कि अलग अलग सालों में पब्लिश हुई हैं। शी ऑल्सो अरेंज्ड एंड मेड continuous narrative out of various versions of Irish sagas, translate them into Anglo-Irish peasant dialect, and then she labeled Kilatran. These were published as Cochlean of Morithame and Gods and Fighting Men। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी नरेटिव्स थे जिनको उन्होंने इरिश सागा से ट्रांसलेट करके एंग्लो इरिश चीज़ों में चेंज किया, डायलेक्ट में चेंज किया और बाद में उसका नाम कैलेट्रेन रखा। और इनको और उनको चुचिलियन, मोरिथ्रियम एंड गॉड्स एंड फाइटिंग मैन के नाम के अंदर पब्लिश किया। तो ये तो एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन थी हमारी लेडी जॉर्जरी के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज़ लेडी जॉर्जरीज द राइजिंग ऑफ द मून। Lady Georgery's The Rising of the Moon is a political play dealing with the relationship between England and Ireland। एक राजनीतिक प्ले है, इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच के रिश्ते को डिपिक्ट करता हुआ, जब आयरलैंड के ऊपर इंग्लैंड का राज हुआ करता था। Here we find Ireland trying to free itself from the English rule। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आयरलैंड के जो वासी हैं, जो लोग हैं, वो अपने आप को अंग्रेजी साम्राज्य से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। द इंग्लिश हैज़ डोमिनेटेड ओवर आयरलैंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो और अंग्रेज़ों ने एक लंबे अवधि तक आयरलैंड को डोमिनेट करके रखा था, आयरलैंड के ऊपर राज्य किया था, अपना रजीम कायम रखा था। इन दिस प्ले वी फाइंड दैट द कैरेक्टर्स आर टॉर्न बिटवीन ड्यूटी एंड पेट्रियोटिज्म एंड आर अल्टीमेटली यूनाइटेड टुगेदर एज Irishmen through the folklore, myths and songs which they share as a nation। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो करेक्टर है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है ड्यूटी के प्रति निष्ठा और दूसरा राष्ट्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्र भक्ति। और हम लोग अंत में देखते हैं कि जो करेक्टर 2 हिस्सों में बटे, अंत में किस तरीके से आयरिश कल्चर, आयरिश मिथिहास, आयरिश फोकलोर के द्वारा
एकजुट हो जाते हैं, जो कि दोनों के लिए ही सेम था। द थॉट ऑफ बीइंग द सिटीजन ऑफ ए कंट्री इज कंसिडर्ड एज मोर इम्पोर्टेंट ओवर वंस फीलिंग ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स ए फॉरेन नेशन। और ये हमेशा सही माना जाता है कि हम लोग किस देश के वासी हैं, वो भावना हमेशा इस चीज़ के ऊपर हावी रहती है कि हम लोग किसी दूसरे देश के प्रति अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, ड्यूटी को निभा रहे हैं अपने देशवासियों के विरुद्ध जाके। तो अक्सर इस लाइन में वो क्लियर कर देना चाहता है कि हमारी राष्ट्र के प्रति जो ड्यूटी बनती है वो पहले आ जाती है, और एज़ कंपेयर टू हमारी किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। जैसे यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि वो उसके जो सार्जेंट है उसके ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। एक आएगी कि उसको इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने आयरलैंड में जॉब दिया, और उसकी जॉब क्या है, वो एक सार्जेंट है, उसका जॉब है कि वो ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे। और दूसरा है उसका मौलिक, उसका नैतिक जो जिम्मेदारी है, उसकी नैतिक जो ड्यूटी है वो ये है कि किस प्रकार से वो अपने देश की सेवा कर सके, जिस देश में उसने जन्म लिया है। और इन दोनों में से उसके ऊपर जो पहली भावना है वो ये कि देश प्यार की भावना जो है वो हावी हो जाती है, और वो सही भी मानी जाती है दूसरी भावना के कंपैरेटिवली। पैट्रियोटिज्म इज़ द फोर्स दैट यूनाइट द पीपल ऑफ ए कंट्री। देशभक्ति एक ऐसी ताकत है जो एक देश में रहने वाले अलग अलग लोगों को, अलग अलग वर्गों को इकट्ठा करके रखती है। लेडी जॉर्जेस प्ले written in Irish English presents two characters, दो मेन कैरेक्टर हैं। one is an Irish patriot with a prize on his head who is involved in the Irish struggle for freedom। एक है आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल का एक क्रांतिकारी, जेल से भागा हुआ क्रांतिकारी साथी, जिसके ऊपर 100 पाउंड का इनाम भी रखा गया है, और जो कि आयरलैंड के लोगों के आज़ादी के संघर्ष का एक अहम हिस्सा है। द अदर पर्सन इज़ अ सार्जेंट हु इज़ ऑन द लुक आउट फॉर हिम। और दूसरा पर्सन है एक पुलिस का ऑफिसर जो कि उसको पकड़ने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है। इज़ पोस्टेड एट द हार्बर टू चेक वेदर द वांटेड मैन हु वॉज एस्केप्ड इज सीन पासिंग बाय। उसे सी पोर्ट पर, समुद्र के किनारे पर इसलिए तैनात किया गया है ताकि जिस शख्स को पकड़ा जाना है, जो वांटेड है, वो उसको वहाँ जाने से रोके और पुलिस के कब्जे में कर सके। द सार्जेंट इज़ अ पुअर फैमिली मैन हु इज़ बैडली इन नीड ऑफ मनी। द पैट्रियट कम्स दैट वे डिस्गाइज एज अ बैलेट सिंगर। जो सार्जेंट है, पुलिस इंस्पेक्टर है, वो बहुत ही गरीब फैमिली को बिलोंग करता है, और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही उसने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया है। और इसी बीच वहाँ पे जिस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए ये वहाँ पे बैठा था, उसी समय वहाँ पे वो भी एक बैलेड सिंगर के रूप में आ जाता है। ही सिंग्स पैट्रियोटिक फोक सॉन्ग्स एंड अराउजेस द सार्जेंट्स नेशनलिस्टिक फीलिंग। वो देशभक्ति से भरे गीत गाता है और सार्जेंट के दिल के अंदर देशभक्ति और सोई हुई देश प्रेम को जगाने में कामयाब हो जाता है। फाइनली ही आइडेंटिफाइज हिम बट डज नॉट अरेस्ट हिम। अंत में वो उसे पहचान भी लेता है सार्जेंट कि ये वही रन अवे पैट्रियट है जिसको वो पकड़ने आया था, बट फिर भी उसको अरेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अंग्रेज़ों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा उसके देश और देशवासियों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जागृत हो चुकी है। ही लेट्स हिम एंड गो एंड विलिंगली लूजेज द रिवॉर्ड। उसे जानबूझ के जाने देता है और इनाम के पैसे भी खो देता है। हिज पैट्रियोटिज्म आउटवेक्स हिज ड्यूटी। उसके अंदर देश प्यार, देशभक्ति जो है, उसके अंदर की जो देश प्यार और देशभक्ति जो है वो उसके ऊपर हावी हो जाती है, और उसकी ड्यूटी की भावना को ओवर पावर करके उसके देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को जागृत कर देती है। द सीन इज़ अ हार्बर समवेयर इन आयरलैंड। ये तो एक ब्रीफ सी, ठीक है, पूरी कहानी की रिकैप्चुलेशन थी। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इवेंट्स बाई इवेंट्स। द सीन इज़ अ हार्बर समवेयर इन आयरलैंड। सीन जो कहानी की शुरुआत है ड्रामा की, वो आयरलैंड के किसी समुद्री किनारे के पास है। द ब्रिटिश आर स्टिल द रूलर्स एंड द आयरिश पैट्रियट आर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर कंट्रीज इंडिपेंडेंस। अभी भी वहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था, और जो आयरलैंड के क्रांतिकारी थे अब भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। वन सच
Irish nationalist has been arrested but he has escaped from jail. और एक ऐसा ही आयरिश जो नेशनलिस्ट है, क्रांतिकारी है, वो पकड़ा गया है बट वो जेल से भाग जाने में कामयाब हो जाता है. द अथॉरिटीज पुट अप अ प्राइज ऑन हिज हेड एंड द प्ले बिगिंस विद द सार्जेंट एंड टू पुलिसमैन पेस्टिंग अ नोटिस और ए प्लकार्ड विद फिजिकल डिटेल्स ऑफ द एस्केप प्रिजनर. और कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसे ही होती है क्योंकि जब वो भाग जाता है तो उसके ऊपर एक इनाम रख दिया जाता है, उसके नाम के ऊपर बड़े बड़े नोटिस लगाए जाते हैं, इश्तिहार लगाए जाते हैं. और कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है. सार्जेंट अपने और उसके दो साथी जो हैं वो समुंदर के किनारे वो इश्तिहार लगा रहे होते हैं जिसके ऊपर उस भागे हुए क्रांतिकारी की फिजिकल डिस्क्रिप्शन दी गई थी. The play begins with Sergeant and two policemen pasting a notice or a placard with the physical detail of the escaped prisoner. The sergeant suggests that they put up the notice on the barrel. Sergeant उसे suggest करता है अपने दोनों पुलिस के साथियों को कि वो उस बैरल के ऊपर उसका जो नोटिस है वो लगा दे. There is a flight of steps that led to the barrel. This place must be watched because there is every chance that the friends of that escape might bring a boat there to help him get away from टू सम सेफ प्लेस. वो उसे कहता है कि यहीं से मौका, इसी बैरल से मौका है उस क्रांतिकारी के पास इस शहर से बाहर जाने का. और इसीलिए वो कहता है कि इस जगह को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए वो कहता है कि वो इस जगह पे रुकेगा ताकि वो नज़र रख सके कहीं उसके साथी जो हैं वो बोट लेके उसकी वेट ना कर रहे हैं और कहीं उसके साथी उसको यहाँ से किसी सुरक्षित जगह में लेके जाने में कामयाब ना हो जाए. द सार्जेंट reads the placard and feels sorry that he had not seen before he escaped from the jail. सार्जेंट उस प्लेकार्ड को, उस इश्तिहार को पढ़ता है और अफसोस करता है कि वो उसे अफसोस है कि उसने उस क्रांतिकारी को जेल से भागने से पहले क्यों नहीं देखा, क्योंकि अगर उसने देखा होता तो उसके लिए उसको पकड़ना काफ़ी आसान हो जाना था. He knows that the wanted man is no ordinary criminal but an important political figure. वो ये जानता था कि वो कोई साधारण मुजरिम नहीं था, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राजनीतिक फिगर था, क्रांतिकारियों का एक बहुत ही अहम लीडर था. ही इज़ द पर्सन हु मेक्स ऑल द प्लान फॉर द एंटायर आयरिश नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. और वही वो शख्स है जो कि पूरे आयरलैंड में चल रहे आज़ादी के आंदोलन के बारे में नीतियां प्लानिंग करता है. द सार्जेंट बिलीव्स दैट ही कुड नॉट हैव एस्केप विदाउट द सपोर्ट ऑफ सम ऑफ द जेलर. सार्जेंट ये भी मानता है कि बिना किसी जेल स्टाफ के सपोर्ट के वो जेल से भागने में कामयाब नहीं होता. तो उसे ये भी पता था कि कोई ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट से भी उस क्रांतिकारी के साथ मिला हुआ है, तभी वो जेल तोड़ के भागने में कामयाब हो पाया है. Policeman B says that the 100 pound reward is not enough, but he is sure that any policeman who capture will get promotion. तभी उसका एक और साथी कहता है कि उसके ऊपर जो 100 पाउंड का रिवॉर्ड रखा गया वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. हाँ, पर उससे ये भी श्योरिटी थी कि the whole country depends upon the policeman. Policeman B says that 100 pound reward is not enough, but he is sure that any policeman who captures him will get promotion. तो उसे पता था कि जो 100 पाउंड का उसके ऊपर इनाम रखा गया वो काफ़ी नहीं है, जो उस शख्स को पकड़ेगा उसके ऊपर उसको जो है प्रमोशन भी पक्का मिलेगी. द सार्जेंट देन सेज दैट ही विल माइंड द प्लेस हिमसेल्फ बिकॉज ही श्योर दैट ही विल बी एबल टू कैरी द वांटेड मैन हिमसेल्फ. इस पर सार्जेंट अपने साथियों को कहता है कि वो चाहेगा कि वो इस जगह पे रुके और इस जगह पे खुद नज़र रखे, क्योंकि उसे पूरा श्योर है कि अगर वो उस जगह पे रुकता है तो वो उस भागे हुए कैदी को, उस भागे हुए क्रांतिकारी को पकड़ सकता है. However, he regrets the fact there is no one to help him. पर उसे इस चीज़ का भी अफसोस है कि उसके साथ और कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके. He being a family man requires the money. Policeman me says that if they capture him, the people will abuse
them and their own relation will not be happy. तो यहीं पे पुलिसमैन दूसरा उसका साथी कहता है, पुलिसमैन बी कहता है कि अगर वो उसे पकड़ लेते हैं तो नो डाउट उन्हें पैसा मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगी, बट उनके अपने देशवासी ही उसका क्रिटिसिज्म करेंगे और उसकी अपनी फैमिली ही उनसे खुश नहीं होगी, क्योंकि वो जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो केवल उसकी अकेले की नहीं, वो सभी आयरलैंड में रहने वालों की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। और पुलिसमैन बी के अंदर हम लोग यहीं पे देख सकते हैं कि उसके अंदर जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स हैं वो जागी हुई हैं, बट यहाँ अभी तक सार्जेंट के अंदर वो फीलिंग्स नहीं जागी हैं। बट द सार्जेंट सेज दैट दे वर ओनली डूइंग देयर ड्यूटी, बट सार्जेंट कहता है कि वो तो केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो अगर ये वो ना करे तो कोई दूसरा उसको पकड़ लेगा। द होल कंट्री डिपेंड अपॉन द पुलिसमैन टू कीप लॉ एंड ऑर्डर। फिर से वो अपने इस काम को एक तर्क, एक लॉजिक देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा जो देश है वो पुलिस वालों के ऊपर डिपेंड करता है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। इफ़ द ऑफिसर्स डू नॉट कैरी आउट देयर ड्यूटी, दोज हु आर डाउन विल बी अप एंड वाइस वर्सा। वो कहता है कि अगर हम लोगों ने ही अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभाया तो पूरे शहर में कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी। ही सेंड्स द टू policemen to put up the placard in other places and ask them to come back to the harbor because he has only the moon as his companion। फिर वो अपने दोनों साथियों को दूसरी जगहों पे इश्तिहार लगाने के लिए भेज देता है और वो ये कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके वापस यहीं पे आ जाएं, क्योंकि वो यहाँ पे अकेला ही बैठा है उस आकाश में चांद के साथ। पुलिसमैन बी says that it is pity that government has not brought more policemen into the town। दे विश द सार्जेंट गुड लक एंड दे गो अवे। वो दोनों उसके दोनों साथी भी उसको इस चीज़ का अफसोस होता है कि सार्जेंट के साथ और पुलिस वाले नहीं आ सके हैं, और वो उसे वहाँ पे गुड लक विश करके अपना काम ख़त्म करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। एज अ सार्जेंट थिंक ऑफ अ रिवॉर्ड ए रैग्ड मैन कम्स अप। जैसे ही सार्जेंट उस इनाम के बारे में सोच रहा होता है वहीं पे एक भीस बदला हुआ शख्स आ जाता है। द सार्जेंट डज नॉट नो हु दिस रैग्ड मैन इज। सार्जेंट उसे पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज एन इरिश बैलेड सिंगर फ्रॉम द टाउन ऑफ एनिस। और वो रैग्ड मैन अपने आप को एक बैलेड सिंगर के तौर पे, जो कि एनिश का रहने वाला है, सार्जेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। बट ही हैज़ नन अदर देन द आयरिश नेशनलिस्टिक हु एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। और दरअसल वो कोई बैलेड सिंगर नहीं था, वो वही आयरिश पैट्रियट था, देशभक्त था, जो कि जेल तोड़ के भागा था। ही सेज ही हैज़ कम टू द हार्बर टू सेल सम बैलेड्स टू द सेलर। ही हैज़ गॉन टू असाइज टू सेल बैलेड एंड इज़ नाउ एट हार्बर हैविंग सम कम देयर बाय द सेम ट्रेन एज द जजेस। तो वो कह रहा है कि वो यहाँ पे अपने कुछ बैलेट्स को, मछुआरों को, सेलर्स को बेचने आया है ताकि वो अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सके। द मैन देन गोज टूवर्ड द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स एंड इज़ प्रिवेंटेड बाय सार्जेंट। फिर वो समुंदर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, बट सार्जेंट उसे वहाँ जाने से रोक देता है। द मैन हाउएवर प्रॉमिसेस टू सिट ऑन द स्टेप टिल सम सेलर बाइज अ बैलेट। वो रैग्ड मैन उसे वादा करता है कि वो तब तक वहीं पे बैठा रहेगा जब तक उसे कोई मछुआरा या कोई सेलर नहीं मिल जाता, उसकी बैलेट का खरीदार। ही नोज दैट दे विल बी गोइंग बैक टू द शिप लेट। ही हैज़ ऑफन सीन देम इन द नेबरिंग टाउन ऑफ कॉर्क कैरी डाउन हार्बर इन हैंडक्राफ्ट। ही देन गिव्स द सार्जेंट ए फ्यू बैलेट्स। फिर वो कहता है कि उसे पता है कि वो यहाँ पर लेट नाइट तक आते रहते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे बैठ के उनका इंतज़ार करेगा ताकि वो अपनी बैलेट्स को बेच के अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे कमा सके। He has often seen them in the neighboring town of Cork, carried down to the harbour in a handcraft. He then gives the sergeant a few ballads. When the officer orders him back, the man starts singing a ballad about rich farmer daughter who fell in love with a Scottish soldier. फिर जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो फिर से जो सार्जेंट है उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। तो तभी वो एक बैलेड गाने शुरू कर देता है जो कि एक फार्मर के बेटी के बारे में, जो कि एक स्कॉटिश शोल्डर से प्यार में पड़ जाती है। द सार्जेंट इज़ नॉट प्लीज्ड एंड ऑर्डर्स हिम अवे। सार्जेंट उससे गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि उस जगह से वो दूर रहे, वो नीचे नहीं जा सकता। द ओल्ड मैन लुक एट द प्लेकार्ड एंड टेल सार्जेंट दैट ही नोज द वांटेड मैन। द सार्जेंट नोज नाउ वांट्स हिम टू टेल अबाउट द एस्केपी। और फिर जब वो अपना उसकी पहली तरकीब थी कि वो उसके अंदर हमदर्दी जगा ले अपनी गरीबी को लेके और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाए।
बट पहला उसकी जो ट्रिक थी कि वो उसके अंदर गरीबी को लेके हमदर्दी जगाए, उसमें वो फेलियर साबित होता है और वो पुलिस मैन के अंदर ना तो हमदर्दी ना ही देश प्रेम जगाने में कामयाब होता है। फिर वो दूसरी तकनीक अपना रहा है। जैसे ही वो उस इश्तिहार की तरफ देखता है तो वो सार्जेंट को कहता है, वो बड़े अच्छे तरीके से जानता है उस जेल से भागे हुए मुजरिम को, और अब सार्जेंट चाहता है कि वो उस भागे हुए मुजरिम के बारे में उसे पूरी डिटेल बताए। The two sit on the barrel and the conversation continues as they keep an eye on the water। और दोनों बैरल पे बैठ जाते हैं और दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में देखना शुरू कर देते हैं ताकि वो नज़र रख सके कि कोई शख्स जो है वहाँ से ना जाए। द मैन आस्क्स फॉर ए मैच टू लाइट हिज पाइप एंड द सार्जेंट ऑब्लाइजेज हिम एंड लाइट्स हिज ओन पाइप। तो जो रेड मैन है, जो रन अवे पैट्रियट है, दूसरी टेक्निक अपना रहा है। वो कह रहा है कि वो उसे मैच स्टिक दे दे या लाइटर दे जिससे कि वो अपना स्मोकिंग पाइप को जला सके, और जो सार्जेंट है वो उसकी बात मानता है और लाइट्स हिज ओन पाइप, वो अपना पाइप भी साथ साथ जगा लेता है। द सार्जेंट सेज इट इज़ ए हार्ड थिंग टू बी अ पुलिस मैन, ही इज़ ए थैंकलेस एंड डेंजरस जॉब। His is a thankless and dangerous job. Policemen have to face the criticism of the people and have no choice but to obey their duties। इस पे सार्जेंट अपने दिल की बात उससे शेयर करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि पुलिस की नौकरी जो है वो बहुत ही ख़तरनाक नौकरी है और उसकी नौकरी में बहुत ख़तरा भी होता है और लोग उस जो वो ईमानदारी से काम करते भी हैं, लोग उसका थैंक्स भी उन्हें अदा नहीं करते और वो खुद लोगों की आलोचना करता है। वो कहता है कि लोग अक्सर हमारी आलोचना कर देते हैं कि हम लोग अपने क्रांतिकारी साथियों का साथ नहीं दे रहे, बट वो कहता है हम लोग तो अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। पीपल डू नॉट नो हाउ मैरिड पुलिस मैन फील व्हेन दे आर सेंट ऑन डेंजरस मिशन। वो कह रहे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जिन पुलिस वालों का परिवार होता है उन्हें कैसा महसूस होता है जब उन्हें ऐसे खतरनाक मिशंस पर अकेले भेजा जाता है। द मैन देन सिंग्स ए फेमस आयरिश फोकलोर। फिर से वो एक आयरिश फोकलोर गाना शुरू कर देता है। द सार्जेंट आस्क्स हिम टू स्टॉप सिंगिंग द सॉन्ग बिकॉज इट इज़ अनसूटेबल टू द टाइम। तो वो शख्स उसे सार्जेंट उसे फिर से गाने से रोक देता है। वो कहता है कि इस समय ये जो गाना जो है वो सही नहीं है। द सार्जेंट आस्किंग टू स्टॉप सिंगिंग बिकॉज इट इज़ अनसूटेबल टू द टाइम्स। द मैन सेज दैट ही वांटेड टू सिंग इट टू कीप अप हिज स्पिरिट। तो वो शख्स कहता है वो इसलिए गाना चाह रहा है ताकि उसका जो आत्म बल है वो ऊपर रहे। हिज हार्ट सिंक्स व्हेन ही थिंक्स ऑफ द एस्केपी क्रीपिंग अप टू गेट देम। वो कह रहा है कि मेरा तो दिल दहल जाता है जब मैं ये सोचता हूँ कि वो जेल से भागा हुआ जो क्रांतिकारी है वो यहाँ पे आएगा, हम लोग उसका कैसे सामना करेंगे। इसीलिए मैं ये गाना गा रहा हूँ ताकि मेरे अंदर हिम्मत बढ़ी रहे और मैं उसका सामना कर सकूँ। यानी कि अब वो दूसरी टेक्निक अपना रहा है पुलिसमैन को डराने की उस रन अवे पैट्रियट से। His heart sinks when he thinks of the man pretends that something has hit him and he rubs his heart. The sergeant tells him that he will get his reward in heaven and the man replies that life is precious। तो वो जो रेड मैन है, वो जो भेष बदला हुआ क्रांतिकारी है, वो कहता है कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ के ऊपर कुछ लगा है। तो सार्जेंट उसे तसल्ली देता है, वो फिक्र ना करे, आज अगर वो उसकी हेल्प करता है तो भगवान उसको स्वर्ग में इस चीज़ का इनाम देगा। और इस पे जो रेड मैन है, जो क्रांतिकारी, उसे जवाब देता है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है। देन ही रिज्यूम्स द सिंगिंग अबाउट द रॉन्ग्स दैट द फॉरनर्स हैव डन ऑन टू द मदर आइलैंड। फिर वो देशभक्ति भरे गाने शुरू कर देता है, उन चीज़ों को व्याख्यान करते हुए जो अंग्रेज़ों ने आयरलैंड के साथ किए हैं। द सार्जेंट टेल्स हिम दैट ही हैज़ मिस्ड ए लाइन अबाउट मदर आयरलैंड्स ब्लड स्टेन्ड गाउन। तभी सार्जेंट उस जेल से भागे हुए भेष बदले हुए क्रांतिकारी को कहता है कि वो इस गाने में एक लाइन भूल गया है। द मैन इज़ हैप्पी दैट ही नोज दैट पैट्रियोटिक बैलेड। वो इंसान ही खुश हो जाता है, वो रेड मैन, वो क्रांतिकारी, कि सार्जेंट को भी देशभक्ति के गाने याद हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं सार्जेंट के अंदर अभी भी देशभक्ति जो है वो जीवित है। ही रिमाइंड्स द सार्जेंट दैट एज ए यंग मैन ही मस्ट हैव संग दैट बैलेड विद हिज फ्रेंड्स
वो उसे सार्जेंट को उसके यूथ में लेके जाता है। वो कहता है कि अगर वो जवान होता तो ज़रूर ये बैलेड वो अपने साथियों के साथ गाता। ही मस्ट हैव sang other ballads too like Shan Bihan, Bocat and Green on the Cape. The nationalist also must have sung those ballads when he was young. तो वो उसे कहता है कि अगर वो यूथ में होता तो वाकई में वो भी बिल्कुल इस क्रांतिकारी के जैसे वो देशभक्ति भरे गाने गाता और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता। द मैन अपील्स टू द सार्जेंट्स पेट्रियोटिज्म। इस प्रकार से वो धीरे धीरे करके अब तीसरी टेक्निक जो है वो अपना रहा है। वो सार्जेंट के अंदर देशभक्ति को जगाने की, जो सो चुकी देशभक्ति उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। ही टेल्स देम दैट द वांटेड मैन माइट हैव बीन वन ऑफ हिज फ्रेंड। वो कहता है कि ये भी हो सकता है जिसे वो पकड़ने है वो उसी का एक साथी हो। द सार्जेंट एग्रीज। द मैन सेज दैट इन हिज यूथ इफ हिज फ्रेंड टोल्ड हिम ए प्लान टू फ्री आयरलैंड फ्रॉम फॉरेन हैंड्स देन ही माइट हैव जॉइंड देम बिकॉज ही टू लाइक्ड हिज मदरलैंड टू बी फ्री। सार्जेंट अंत में सार्जेंट मान लेता है कि वाकई में हो सकता है कि वो उसी का कोई दोस्त हो जो क्रांतिकारी जेल से भागा हुआ है। और वो इस चीज़ को भी मानता है कि जब वो जवान था तो उसके अंदर भी ये जज्बा था, वो भी ये चाहता था कि उसकी जो मातृभूमि आयरलैंड है वो उसे अंग्रेज़ों के चुंगल से, अंग्रेज़ों के राज्य से आज़ाद कर सके। द सार्जेंट एग्रीज दैट इन हिज यूथ ही हैड द नेशनल स्पिरिट। वो कहता है कि हाँ, मेरे अंदर भी देश प्यार था जब मैं जवान था। द मैन सेज दैट इट इज़ अ स्ट्रेंज वर्ल्ड बिकॉज मदर कैन नॉट से दैट हर चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी और हु विल बी हु इन द एंड। और वो कहता है कि ज़िंदगी बड़ी अजीब है। कोई माँ, कोई पेरेंट्स ये नहीं बता सकता कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा और कैसे ख़त्म होगा। और बिल्कुल वो कह रहा है कि वही हाल मेरा। यूथ में मेरे अंदर कैसा चेंजेस थे, क्या मेरे अंदर भावनाएं थी, और अब मैं क्या हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। द सार्जेंट एग्रीज विद द मैन्स आर्गूमेंट। इफ़ ही हैड not became a policeman for the sake of his family, who knows that he would have become। वो कह रहा है कि सार्जेंट मान लेता है कि अगर उसे अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुलिसमैन ना बनना पड़ता तो शायद वो भी एक क्रांतिकारी होता, वो भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा होता। He might have become a nationalist and might have escaped the jail and might have been sitting like this on the barrel and wanted man might have become sergeant and might have hunted him. He might have broken the law and wanted man might be keeping it. He might have tried to kill him with a pistol or stone। फिर वो कहता है कि और तब शायद जैसे आज मैं उस वांटेड मैन का इंतज़ार कर रहा हूँ वैसे ही तब शायद मैं वांटेड मैन होता और कोई पुलिस वाला मेरा इंतज़ार कर रहा होता मुझे पकड़ने के लिए, और उसे शायद मैंने अपनी पिस्टल या पत्थर से फिर मार दिया होता। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि उसने 3 टेक्निक्स को, रेग्ड मैन ने या फिर उस क्रांतिकारी ने 3 टेक्निक्स को अपनाया। ठीक है, पहली टेक्निक थी उसके अंदर हमदर्दी जगाने की गरीबी को लेकर, तो वो सार्जेंट के ये पहली ट्रिक में वो फेल हो जाता है, वो सार्जेंट के अंदर हमदर्दी जगाने में नाकामयाब होता है। दूसरी ट्रिक थी वो उसे डराने की कि वो बहुत ख़तरनाक है, बट वो दूसरी ट्रिक में भी नाकामयाब रहता है। पर तीसरी ट्रिक में वो उसके अंदर राष्ट्रीय भक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रीयता और देश के प्रति प्यार और जिम्मेदारी को जगाने में कामयाब हो जाता है। द टू मैन हियर द साउंड ऑफ बोट इन द वाटर, द मैन टेल्स ए लाई दैट ही हियर्स नथिंग। तभी दोनों के कानों में बोट के समुंदर में बोट के आने की आवाज़ पड़ती है, बट फिर भी जो रेग्ड मैन झूठ बोलता है कि उसे के कान में उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी है। ही एड्स दैट व्हेन द सार्जेंट वाज यंग ही वाज विद द पीपल एंड नॉट विद द लॉ। तो वो उसको समझा, फिर से सार्जेंट के अंदर देशभक्ति दिखाने की कोशिश करता है कि जब वो यंग था तब वो देश के साथ, देशवासियों के साथ था, कानून के साथ नहीं था। दिस रिमार्क हर्ट्स द सार्जेंट हु रिप्लाइज दैट ही इज़ प्राउड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर। इस रिमार्क के बाद सार्जेंट को दुख महसूस होता है, बट फिर से उसके अंदर जो ड्यूटी के प्रति निष्ठा है वो फिर से जागृत हो जाती है। वो कहता है जैसा मर्जी पर मुझे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होने के ऊपर गर्व है। दिस द मैन सेज दैट ही शुड हैव बीन अ नेशनलिस्ट एंड देन ही वुड हैव बीन ऑन द साइड ऑफ आयरलैंड। फिर से वो जो क्रांतिकारी उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगाता है और वो कहता है कि उसे तो एक क्रांतिकारी होना चाहिए था, और फिर वो पुलिस की साइड पे नहीं होता, वो अपने देशवासियों की साइड पे होता। द सार्जेंट इज एंड टेल्स द मैन नॉट टू टॉक लाइक दैट, ही हैज़ हिज ड्यूटी टू परफॉर्म। सार्जेंट उसे ऐसे बात करने से रोकता है और वो कहता है कि उसे ऐसा करने पर मजबूर ना करे क्योंकि उसके हाथ में ड्यूटी है, और ड्यूटी ये है कि वो उसे नीचे जाने के लिए परमिशन नहीं दे सकता। आज ही हियर्स द साउंड ऑफ
boat approaching, the man begins to sing a patriotic ballad. जैसे जैसे बोट का नज़दीक आने की आवाज़ सुनाई देती है वैसे वैसे ही वो देशभक्ति भरे जो गाने हैं गाना शुरू कर देता है. द सॉन्ग वाज अ सिग्नल टू द बोटमैन टू कम. एक्चुअली में वो जो सॉन्ग था वो बोटमैन के लिए एक सिग्नल था कि वो आए उसे लेने के लिए. और वो बोटमैन कौन थे? वो उसी के क्रांतिकारी साथी थे जो उसे वहाँ से लेके जाने के लिए आए थे. द सार्जेंट थ्रेटन्स द मैन विद द अरेस्ट इफ ही डज नॉट स्टॉप सिंगिंग. सार्जेंट उसे धमकी देता है कि अगर उसने गाना बंद नहीं किया तो वो उसे पकड़ लेगा. ए विसल फ्रॉम बिलो द आंसर द सॉन्ग ऑफ वांटेड मैन रिपीटिंग द ट्यून. तभी एक विसल की आवाज़ आती है नीचे से बोट से जो कि उसके गाने का जवाब थी कि उसके साथी नीचे आ चुके हैं उसे लेने के लिए. सार्जेंट ट्राइज टू स्टॉप द मैन, आस्क हिम हु ही इज़. सार्जेंट पहले उसे रोकने की कोशिश करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि वो कौन है और वो नीचे ना जाए. ही रियलाइज एट वंस दैट ही इज़ अ वांटेड मैन. तभी उसे एहसास हो जाता है कि एक्चुअली में वो रेग्ड मैन वही शख्स था, वही पुलिस की कस्टडी से भागा हुआ क्रांतिकारी था जिससे पकड़ने वो वहाँ पे आया था. एज द मैन टेक्स ऑफ हिज हैट एंड विग द सार्जेंट सीजेस देम. जैसे ही वो अपना हैट और विग उतारता है सार्जेंट उसे पकड़ लेता है. सॉरी दैट ही हैज़ बीन डिसीव्ड वेल. उसे अफसोस होता है कि उसे बड़े अच्छे तरीके से जो सार्जेंट है धोखा देने में कामयाब हो गया. द मैन डिक्लेयर्स दैट ही विल अरेस्ट हिम. सार्जेंट कहता है कि वो उसे पकड़ लेगा. एज द मैन ट्राइज टू टेक आउट अ पिस्टल फ्रॉम हिज पॉकेट द वॉइस ऑफ द टू पुलिसमैन इज हर्ड. देन ही रिक्वेस्ट द सार्जेंट नॉट टू बिट्रे हिम. जैसे ही दोनों लड़ना शुरू करते तभी उसे क्रांतिकारी को दूसरे दोनों उस सार्जेंट के दूसरे दोनों पुलिस वालों के आने की आवाज़ सुनाई देती है. तभी जो क्रांतिकारी है वो सार्जेंट को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे धोखा ना दे, वो अपने मदरलैंड को धोखा ना दे और उसे ना तो पकड़े और ना ही पकड़ाए. एज द टू पुलिस कम नियर ही हाइड्स द विग एंड हेड बिहाइंड हिम. जैसे ही वो दोनों पुलिसमैन ए और बी इसके नज़दीक आते हैं तो सार्जेंट उस विग और हैट को अपने पीछे छुपा लेता है. ही सेज ही हैज़ सीन नो वन एंड डज नॉट रिक्वायर देयर कंपनी. वो कहता है उसे किसी के भी यहाँ पे आते जाते किसी को नहीं देखा और उसे किसी की भी साथ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. ही वॉन्ट्स द प्लेस टू बी क्वाइट. वो चाहता है कि इस प्लेस को शांत रखा जाए, खामोश रखा जाए. व्हेन पुलिसमैन बी ऑफर्स टू लीव अ लालटेन विद हिम ही डज नॉट एक्सेप्ट इट. जब वो पुलिसमैन कहता है कि ठीक है हम लोग चले जाते हैं बट ये लालटेन रख लो, अंधेरा बहुत है, तो वो उसे भी अपनाने से या अपने पास रखने से इनकार कर देता है. दे टेल हिम दैट ही मे नीड इट एज द नाइट इज़ डार्क एंड क्लाउडी. वो कहता है कि उसे लालटेन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रात बहुत अंधेरी है और बादलों से भरी है. बिसाइड्स दे टेल हिम ए लालटेन इज़ अ कम्फर्ट, इट प्रोवाइड्स नॉट ओनली लाइट बट वार्म टू. उसे ये भी कहते हैं वो रोशनी के साथ साथ गर्माइश भी देगी. इट इज़ लाइक द फायर एट होम. द सार्जेंट ऑर्डर्स देम टू गो एट वंस. बट वो गुस्से से उन्हें वहाँ से जाने का ऑर्डर दे देता है. As they go, the man comes out from behind the barrel. He tells the sergeant that he wants his hat and wig back before he goes away. और जैसे वो वहाँ से चले जाते हैं वो बैरल के पीछे से वो क्रांतिकारी वापस निकलता है और वो अपना हैट और विग उस सार्जेंट से लेकर समुंदर की तरफ जाना शुरू कर देता है. एज द मैन गो टुवर्ड द सी एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू हिम. जाते जाते वो अपना शुक्रिया अदा करता है कि उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने देश की सेवा कर दी है इस क्रांतिकारी को वहाँ से भागने में हेल्प करके. ही टेल्स हिम दैट ही मे बी एबल टू डू as much as for him when Ireland becomes free, when the small rise up and the big fall down. वो कहता है कि एक दिन वो उसके इस कर्ज को ज़रूर चुकाएगा जब आयरलैंड को वो अंग्रेज़ों के रजीम से आज़ाद कराने में कामयाब हो जाएगा. एट द राइजिंग ऑफ द मून दे विल चेंज प्लेसेस. एट द राइजिंग ऑफ द मून, यहाँ पे राइजिंग ऑफ द मून जो है वो प्रतीक है गुलामी के अंधेरे का हट जाना और आज़ादी के चांद का निकल आना. द राइजिंग ऑफ द मून इज़ अ सिंबल ऑफ आयरिश इंडिपेंडेंस. यहाँ पे राइजिंग ऑफ द मून जो है वो आयरिश लोगों की आज़ादी का एक प्रतीक है. एज द मैन डिसअपीयर द सार्जेंट रीड्स द प्लेकार्ड एंड देन टर्निंग टू द ऑडियंस वंडर वेदर ही इज़ अ फूल टू गिव अप द रिवॉर्ड. और जैसे वो वहाँ से विलुप्त हो जाता है वो क्रांतिकारी तो सार्जेंट उस नोटिस बोर्ड को फिर से पढ़ना शुरू कर देता है और अब सोचना शुरू कर देता है क्या वो एक बेवकूफ़ था जिसने कि एक 100 पाउंड के इनाम और प्रमोशन को गंवा दिया, और या फिर वो एक महान क्रांतिकारी था, महान नेशनलिस्ट था जिसने अपनी ड्यूटी को दाव पे लगा दिया अपने देश की खातिर. In the end, to conclude, we can say that the escaped rebel gratefully retrieved his disguise, promised to return the favor when at the rising moon roles would inevitably be reversed between oppressor and the oppressed.
तो यहाँ पे अंत में हम लोग ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस भेष बदले हुए क्रांतिकारी ने ये वादा किया उस सार्जेंट से कि वो वापस आएगा जब एट द राइजिंग ऑफ द मून, जब आयरलैंड आज़ाद हो जाएगा, और तब वो आज जो सार्जेंट ने उसकी हेल्प की है भागने में, वो उस हेल्प का कर्ज जो है वो चुका पाएगा। क्विकली ही स्लिप्ड इनटू द रेस्क्यू बोट, ये कहते ही वो वहाँ से अपने नीचे जो उसको बचाने के लिए बोट आई थी वहाँ पे चला जाता है। लेफ्ट म्यूजिंग अलोन ऑफ द मूनलिट फॉग, द सार्जेंट थॉट ऑफ द लॉस्ट रिवॉर्ड एंड वंडर्ड इफ ही हैड बीन अ ग्रेट फूल। और वहाँ पे वो सार्जेंट को अकेला छोड़ के चला जाता है, और वहाँ पे जो लास्ट में राइजिंग ऑफ द मून की बात करता है वो क्रांतिकारी, वो एक ऐसे बेहतर कल की बात कर रहा है, एक ऐसे फ्री आयरलैंड की बात कर रहा है जिसका कल्पना आयरलैंड में रहने वाला हर शख्स करता है। और सार्जेंट अंत में ये समझ जाता है कि जिस आज़ादी के लिए वो क्रांतिकारी लड़ रहा है वो उस अकेले की नहीं है, बल्कि वो आयरलैंड में रहने वाले हर शख्स के लिए ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel, click on the bell icon to get the latest updates.